वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे ईरान इसराइल अमेरिका तनाज़ा और जंग बंदी और उसके बाद की सूरत हाल पर। इससे कबल क्या हुआ और बाद में अब क्या सूरत हाल है। जो सब ये जो अपना ईरान के मिसाइल हमले थे कतर पे, इसका असल हदफ क्या था? फौजी अड्डे अमेरिका के या अमेरिका की साख? किसको निशाना बनाया उसने, फौजी अड्डों को या अमेरिका की साख को? भाई साहब, आपने बड़ी दिलचस्प बात की है। वैसे हकीकत यही है। देखें, इस जंग में जो हम बार देखें ना, जो 6 और 7 मई को हुआ था ना, पाक इंडिया टाकरा, और जिसकी जो T20 हमने जिसका फाइनल खेला था 10 मई को, तो मोदी को पता लग गया था। और मोदी नेतन्याहू की चीप कॉपी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिलावल भुट्टो ने कहा और पूरी दुनिया ये कह रही है कि हकीकतन चीप कॉपी जो निकली है वो मोदी निकली है। तो चूंकि नेतन्याहू तो पहले से हालत जंग में है, गजा में जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत हो रही है, तो एक तो वो जो नाकाबिल तस्खीर अपने आप को समझ रहा था, उसके मुंह के ऊपर एक चपेट पड़ी है, और बड़ी अच्छी चपेट पड़ी है जो रहती दुनिया तक ये याद रखी जाएगी कि ईरान ने क्या जवाब दिया। दूसरी बात यह है कि अमेरिका सुपर पावर इस दुनिया का सर, और ईरान जो अरसा दराज से दाइयाँ गुजर चुकी हैं, आलमी पाबंदियों का शिकार है। और वो जब ईरान अमेरिका अटैक करता है, तो जब ईरान जवाब देता है, तो अमेरिका उसे जो खलीज फारस है वहाँ पर रोक सकता था ना? नहीं, वो गए, फिर वहाँ पर अमेरिकन बेसेस तक गए, उन्होंने ब्रीच की वो सारी सिक्योरिटी वहाँ की, और दुनिया को बताया कि नहीं, अमेरिका भी नाकाबिल तस्खीर नहीं है। और जो मुझे लग रहा है ना, दोस्तों का मौक़िफ़ कुछ भी हो सकता है, वो बेशक इस जंग को एक ड्रामा समझ रहे हों, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकन बेसिस तक रसाई हासिल की, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप को ये शायद ख्याल आया कि अब गेम हाथ से निकल रही है। अब जो रुख अमेरिकन ईरानी मिसाइलों का इजराइल से अमेरिकन बेसिस की जानब हो गया है। देखिए, तो ये की जा रही थी और सोच भी उनकी यही थी। इस दफ़ा ईरान ने बड़ा फेम और फरासत का सबूत दिया। वो एक बात हो रही थी ना कि जी नहीं, वो जो आबी गुजरगाह है उसे वो बंद करेगा, तो जी, और वहाँ से यही बातें हो रही थी कि ख़ुद ईरानी इत्तेहादी जो हैं वो ज़्यादा मुतासर होंगे, ज़ाहिर हम होंगे, चाइना होगा, रशिया होगा। तो ईरान ने उसे बंद नहीं किया, उसे उसकी ट्रैफिक को मुतासर नहीं किया। बड़ा उसने एक ठंडे मिजाज के साथ फोकस रखा कि नहीं, वो जो नाकाबिल तस्खीर हैं शहर, मैं सबसे पहले उनको बता दूं कि डर और खौफ क्या होता है। तो इसी तरीके से जब उसने, और वो पहले कह चुका था ये बात, कि अगर अमेरिका क्या कोई भी मुल्क जो इस पर मुदाखलत करेगा और ईरान पर अटैक करेगा, उसको जवाब दिया जाएगा, उसके आसासों को पर हमले किए जाएंगे। ये बड़ा क्लियर उसका था। वरना आप देखें ना, जो ब्रिटेन की फौजें हैं वो भी तो आ गई थी, उनके त्यारे भी तो आ गए थे यहाँ पर, लेकिन क्लियर उसका मैसेज था। और फिर उसने वो मैसेज दिया, वहां तक मिसाइल गए। देखें, अपनी अपनी टेक्नोलॉजी है। अब जब हमारे ऊपर अटैक हुए, इंडियन मिसाइल आए, तो ये टेक्नोलॉजी फिर हमारी कीबोर्ड्स की थी कि वो मिसाइल उन्होंने हमारे अगर किसी असासे के ऊपर भेजे तो हमने उसे खेतों की जानब भेज दिया। तो ये सलाहियत तो हमारे पास थी ना। इसी तरीके से अमेरिका के पास सलाहियत मौजूद है, उसने उन्हें रोक लिया, और रोकने की ताकत अमेरिका रखता था। लेकिन ईरान ने यह साबित किया कि भाई आप सुपर पावर होगे, बिल्कुल होगे, मगर हमारे ऊपर अटैक करोगे तो आपको जवाब मिलेगा। और यही वो जवाब था फिर जिसने प्रेसिडेंट ट्रंप को इस बात के ऊपर मजबूर किया कि नो मोर, बस अब इसको यहाँ पर रुकना चाहिए, वरना ये मामलात फैल जाएंगे। देखें, एक राय से मैं ऐड करना इसमें ज़रूरी समझता हूँ, इस सारे मामले में रशिया खामोश नहीं रह सकता था, चाइना खामोश नहीं रह सकता था। चाइना की सारा फोकस अपनी मैशियत के ऊपर है, लेकिन वो कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि दुनिया की एक सुपर पावर बिल्कुल उसके पड़ोस तक आ जाए। चलें, वो उसने खुद तो आगे नहीं आ सकता था, लेकिन उसकी हमदर्दियाँ, जिस तरह हमारी सियासी, सफारती और अखलाकी और कौमी हमायत ईरान के साथ थी, इसी तरीके से चाइना की भी हमायत ईरान के साथ थी। और अमेरिका के लिए ये परेशानियाँ थी, कहीं ऐसा ना हो कि ईरान मेरे लिए कोई नया वियतनाम ना बन जाए। मैं दोबारा आता हूँ जो साहब, ज़रा रितु साहब से पूछ लूँ ज़रा आलमी रद्द अमल के हवाले से।
ऋतु साहब, क्या लगता है इस जंग और इसके बाद जो अब अमन की कोशिश की जा रही है और सीज फायर एक हुआ है 12 यौम के लिए, तो क्या लगता है आपको कि अरब दुनिया कहाँ खड़ी है अब? ईरान के खिलाफ खुल कितनी आ रही गई उनके सामने? देखिए, अरब दुनिया काशिफ साहब आज तक उसकी कोई चीज़ समझ नहीं आती कि वो आखिर जाना किस तरफ चाहते हैं। लेकिन सारे केस में जिन दो ममालिक का अभी जिक्र किया चौधरी साहब ने, उनका किरदार बड़ा अहम था, बड़ा वाज़ेह था। और ये जो सारी जंग के हवाले से कोशिशें थीं, उसमें हम ऐसा समझ रहे हैं कि ईरान निशाना था और पाकिस्तान ईरान बहाना था और पाकिस्तान असल निशाना था। अब बुनियादी तौर पे सारी बात इसी तरफ घूम रही है, लेकिन उसमें मेरे ख़्याल में अमेरिका को भी वो अपनी जो जंग की ख्वाहिशात हैं उसकी आग में लपेटना चाहते थे, जिसको ट्रंप ने बड़ी स्मार्टली प्ले करके वहाँ से बाहर निकला है। देखिए, बुनियादी तौर पे इस पूरे खित्ते से इस वक्त दो लोगों का किरदार बिल्कुल माइनस हो गया है। उसमें सबसे पहले नंबर पे जो आ रहा है वो आ रहा है भारत, और उसके बाद जो किरदार माइनस हो रहा था वो हो रहा था अमेरिका का। लिहाजा अमेरिका ने अपने आप को रिलेवेंट कर लिया इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करके, और भारत इससे पूरी तरह से आउट हो गया है। लेकिन भारत, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि इसराइल अमेरिका की नाजायज़ औलाद है, इसी तरह से भारत जो है वो मेरी नज़र में इसराइल की नाजायज़ औलाद है। और भारत जो है इसका जो इस वक्त जो उसको पाकिस्तान और भारत की जो जंग के दौरान मोदी को जो जितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा था, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में भारत जो है, ईरान जो है वो भारत पर भरोसा करेगा? और भारत ने, हमने देखा कि भारत ने इसराइल ईरान जंग में सालसी की भी कोई कोशिश नहीं की। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान के तो इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं ही नहीं, लिहाजा पाकिस्तान तो इसराइल से बात नहीं कर सकता। लेकिन की कोशिश ही नहीं कर सकता। लेकिन भारत का जितना अच्छा दोस्त ईरान था, इतना ही अच्छा दोस्त इसराइल है। उसको चाहिए था कि बीच में सालसी की कोशिश करता, लेकिन वो बड़ी मुनाफिकाना तौर पे खामोशी इख्तियार किए रखी उसने आखिरी दिन तक। वो ना तो इसराइल को समझ आ रहा था कि वो इसराइल के साथ है, ना ईरान को समझ आ रहा था वो ईरान के साथ है। लेकिन सारी दुनिया ये बात जान चुकी है, मान चुकी है कि इसराइल के ऊपर जो पहला अटैक हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा जो मशीनरी इस्तेमाल हुई थी वो भारत की हुई थी। भारत ने ही पूरा वो जासूसी नेटवर्क बना के दिया था, जिस बुनियाद पर ईरान की पूरी जो टॉप लीडरशिप थी, मिलिट्री लीडरशिप, वो सारी की सारी शहीद कर दी गई। उसके बड़े अहम असासों को निशाना बनाया गया और वहाँ पर जो ड्रोन्स की फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई और इसके अलावा बारूदी गाड़ियाँ पकड़ी गई। उसके अलावा कुछ खुदकश बम्बार टाइप के ग्रुप्स पकड़े गए। तो वहाँ पर सारे का सारा जो नेटवर्क बनाया गया था वो भारत ने बना के दिया था इसराइल के लिए। तो इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि ईरान की आंखें खुल जानी चाहिए, ख़ास तौर पे भारत के हवाले से। लेकिन इससे जो बात मैं कर रहा था कि इसमें सारे गेम में किसी भी तरीके से भारत वापस इन होने की कोशिश करेगा। इसराइल इतनी आसानी से इस सारे मामले को हज़म करेगा नहीं कि इसराइल और भारत इतनी आसानी से इस पूरे मामले से उसको जैसे मक्खन से बाल को निकाल दिया जाता है ऐसे निकाल दिया जाए, और पूरा खित्ता जैसे चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, अब इनके दरमियान बहुत सारे मामलात में ट्रेड की भी कोशिशें की जा रही, तो ये आपस में ट्रेड करना शुरू कर दें और भारत को और इसराइल को इतनी आसानी से माइनस किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि अब जो नई हिकमत अमली बनेगी या नई जो साजिशें बनेंगी उसका मरकज़ होगा जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। ये अब डिपेंड करता है सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं और इसके अलावा जो दीगर अरब ममालिक के हुक्मरान हैं वो इसमें किस तरह से अपनी एक बालिग नज़री का सबूत देते हैं और सारी साजिशों का मुकाबला करते हैं, वो कितनी आसानी से इस सारे गेम से निकलते हैं। जैसे अमेरिका बाहर आया है, वैसे मेरा ख्याल है कि सारी अरब दुनिया को ये बात समझनी चाहिए कि इसराइल किसी कीमत पर उनका कम से कम खैर ख्वाह तो नहीं हो सकता। शहजाद साहब, ये जो जंग हुई है अभी ईरान और इसराइल की, क्या लगता है खलीजी रियासतों में अब सिर्फ बारूद की बू ही रह गई है और बारूद की ही बू आएगी? अब देखें काशिफ साहब, मामला ये है, इतनी जल्दी इतनी खामोशी 11th आवर में चीज़ें खामोश हो गई हैं, इतनी खौफनाक जंग होने जा रही थी 11th आवर में, क्या ये खामोशी अजीब सी एक बारूद की बू रह जानी है अब इधर? नहीं, खामोशी तो एकदम वाकई पुरसरार थी, इसमें तो शुबे वाली बात नहीं है। जो जंग लग रही है, अब आप ये देखें ना कि जिस वक्त पाक भारत की जंग हुई थी
تو اس وقت بھی یہ سمجھا گیا تھا کہ پاکستان انتہائی کمزور ملک ہے، اس کی افواج میں وہ صلاحیت نہیں ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ ہفتوں کی جنگ کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہماری پاک افواج نے چند گھنٹوں میں جو ہے اس کو نپٹا دیا. تو دنیا کو حیران کر دیا کہ پاکستان اپنی ٹیکنالوجی میں اور دفاعی پوزیشن میں اتنا مضبوط ہے کہ وہ کسی بھی ملک کا مقابلہ کر سکتا ہے. وہ بھارت جو 6 حصے جو ہے وہ بڑا ہے پاکستان سے، اس کی بھی دنیا کو توقع نہیں تھی. تو پاکستان نے ایسا ان کو جواب دیا کہ رہتی دنیا تک اس کو یاد رکھا جائے گا، ہماری پاک فوج کی صلاحیتوں کو بھی. یہی حال انہوں نے ایران کا کیا. انہوں نے سمجھا ایران کو جو ہے یہ 4-6 میزائل مارے گا اسرائیل تو شاید ایران دب جائے گا اور اس کا جواب نہیں دے گا، یا وہ مؤثر طریقے سے جواب نہیں دے گا، اور انہوں نے ایسا جواب دیا کہ دنیا اس پر بھی حیران رہ گئی. اب یہ سلسلہ یہاں پر تو رکا نہیں. تو جس وقت اسرائیل کو ناکام ہوتا دیکھا تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ظاہر ہے ان کو نوبل امن پرائز بھی چاہیے تھا. انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں ایک چودراہٹ بھی انہوں نے اپنی قائم رکھنی ہے. ٹھیک ہے، مانتے ہیں. یاد بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں جی ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا اچھا کردار ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آپ لڑائی ہونے ہی نہ دیں. لڑائی تو ہوگی تو پھر آپ بیچ میں آئیں گے، آپ کا نام تو آئے گا کہ آپ بہت اچھے ہیں. آپ اس وقت اچھے ہیں جس وقت آپ دنیا کو جنگ ہونے سے پہلے ٹیبل پہ لے آئیں نا. آپ کو معلوم تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلگام واقعے پہ ٹینشن چل رہی ہے. آپ کو پتا تھا کہ اسرائیل اور ایران میں جوہری معاملے کے اوپر معاملہ چل رہا ہے. تو بات یہ آتی ہے کہ جو یہاں پر معاملہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں ملکوں کو دنیا میں سرخرو کیا ہے. اب رہ گئی خلیجی ممالک کے حوالے سے جو بات آپ نے کی ہے. دیکھیں خلیجی ممالک کے حوالے سے جو بھی وہاں پہ بارود کا آپ جو معاملہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے میں ایک بات یہاں پہ ضرور کروں گا اور اس کو ریپیٹ کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ اب ان 2 ممالک کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا. پاکستان کو خصوصی طور کے اوپر روس کے ساتھ، ترکی، چین، ان کے ساتھ مل کر اور ایران کے ساتھ اپنی خارجہ پالیسی کو مضبوط کرنا ہوگا. چاہے اس کے لیے کسی حد تک اگر آپ کو امریکہ کی بھی ناراضگی لینی پڑتی ہے، آپ کو لینی پڑے گی. جب تک آپ معاشی طور پر مستحکم نہیں ہوں گے، آپ کا سی پیک مضبوط نہیں ہوگا، پاکستان ان کی غلامی کے جو تھوڑا بہت نیچے رہ گیا وہ رہے گا. اسی طرح ایران ہے. ایران بھی جب تک پاکستان کے ساتھ، روس کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ایسے عرب ممالک جو اس کے ارد گرد ہیں ان کے ساتھ جب تک اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں جو جنگ شروع ہوئی ہے ایران اور اسرائیل کی، اس میں تھوڑی سی یہ ضرور بات کروں گا کہ ایران کی خارجہ پالیسی کمزور رہی ہے. ایران نے کبھی باہر نکل کر اپنی خارجہ پالیسی کو مضبوط نہیں کیا. اگر وہ پچھلے 2-3 دہائیوں سے پابندیاں لگی ہیں، کیسے بالکل اس کو مضبوط کرنا ہوگا. اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، یا جو بھی معاملہ ہے یا جتنی بھی وہ جنگ بندی ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہوئی ہے، ایران کے اوپر ہم اس وجہ سے خوش ہیں کہ اس نے جو اسرائیل کی ایک پرسیپشن بنی تھی جس طرح بھارت کی بنی ہوئی تھی کہ میں ٹیکنالوجی میں اسلحے میں بہت زیادہ ہوں، تو یہ ضرور ایران نے اسرائیل کی تمام ٹیکنالوجی، اس کی جو بڑک تھی پورے دنیا میں، وہ اس نے اس کی نیز تک نابود کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک جو فلسطین کے اوپر اس نے کھنڈرات بنائے ہیں، ایران نے بالکل اسی طرح اس کو کھنڈرات. میں صرف اس پہ ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں رائے صاحب. دیکھیں بہت زیادہ تفاضات تھے ہمارے ایران سے متعلق. جو ابھی حالیہ جنگ میں آپ دیکھ لیں نا کہ جو انڈیا نے ہمارے اوپر جارحیت کی، ہم نے تو نہیں کی. جس طرح حق دفاع ایران نے استعمال کیا، وہی حق دفاع پاکستان نے اختیار استعمال کیا نا. تو ایران کی جانب سے مذمت تک نہیں آئی تھی. انڈین اٹیک کی ایران کی اگر کوئی مذمت آئی ہے اس کے فارن آفس کی تو مجھے آپ بتا دیں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میری معلومات ہیں اس کی مذمت نہیں آئی تھی. پاکستان کے فارن آفس کو دیکھ لے، فوری طور پر جو ری ایکشن پاکستان نے دیا. ایون کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کے پرائم منسٹر آف پاکستان تک کا آپ دیکھ لیں، ان کا جو ری ایکشن آیا تھا. دوسرے نمبر پر ہم سب سے زیادہ متاثر ہیں BLA کے بیس کیمپ کہاں پر ہیں، BLA کہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے، یہ پراکسیز کیسے ہو رہی ہیں. اب ایران کو بھی یہ سوچنا ہوگا. دیکھیں آپ دوستی دشمنی ہو جاتی ہے. اس طرح جو صاحب ہم دیکھیں تو BLA کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، جن کو ہماری پورٹ سے مشکلات ہیں. جی بالکل. اگر آپ تھوڑا میں تاریخ کا جائزہ لوں، شاید سینئر لوگ ہیں، آپ میری بات کو ویٹ کریں ڈیتو صاحب بھی. 80s میں جب کراچی کا ڈاؤن فال شروع ہوا تو دبئی بڑھنا شروع. جی بالکل. کراچی کا پورٹ جو ہب تھا اس پورے خطے کا، وہ ڈاؤن کیا گیا. اور اگر بٹوین دی لائن اگر میں بولوں، اگر بندرگاہ یہ چلے گی،
हमारी ग्वादर की, तो फिर आपको पता है कौन सी बंदरगाह है। उनकी दाल रोटियां बंद हो जाएंगी, बिल्कुल है ये चीज, देखे ना। कहीं और से भी हो रही है साहब। जी बिल्कुल हो रही है, और मुसलसल और बहुत ज्यादा। और जब से ग्वादर को ऑपरेट करने की कोशिश की गई है, सी पैक बनना शुरू हुआ है, बहुत सारों के, सिर्फ एक इंडिया के पेट में मरोड़ नहीं है, इजराइल के पेट में मरोड़ नहीं है, बहुत सारे ऐसे हमारे अपने हैं। देखिए गैरों से हम क्या गिला करें, हमें तो अपने हर वक्त जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश में। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, देखें आपसे बिलखसूस ईरान के अपने भाइयों से, कि तकरीबन मुख्तलिफ ममालिक ईरान से इस वजह से नाराज थे, मुस्लिम ममालिक, कि ईरान के साथ उनके कोई ना कोई तनाज़ात चल रहे थे। आप देखें, हम नहीं कह सकते थे कि सऊदी रिएक्शन ऐसा आएगा, लेकिन सऊदीया ईरान के साथ खड़ा हुआ, कितने अरसे से उनका कतर के साथ भी जो हुआ ना, ठीक है, कतर के साथ भी बिल्कुल उसे, और कतर के ऊपर जो उसकी खुद मुख्तारी ब्रीच हुई है, वो पाकिस्तान ने भी उसकी मजम्मत की है, पाकिस्तान ने भी उसे नाकाबिल कबूल करार दिया है। हमें आपस में बिलखुसूस, देखें आप दोस्त दुश्मन तब्दील होते रहते हैं, आप पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। अफगानिस्तान, ईरान, ये ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमें हमारे तल्लुकात ठीक होने चाहिए। दूसरे भाई इन्होंने ट्रंप की बात की, सर मैं बार बार नोबेल की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, देखें ट्रंप का किरदार था तो पाकिस्तान ने उसे नामजद किया है, दुनिया के किसी और मुल्क ने उसे नामजद नहीं किया है नोबेल प्राइज के लिए। क्यों कि दो एटमी ममालिक को मजाक नहीं है जी, ईरान और इजराइल की डिक्लेयर्ड तो एटमी मुल्क नहीं है ना वो, उनकी जंग की एक और बात थी। पाकिस्तान और इंडिया की जंग एक घंटे की भी दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती, और जिस हालत तक पहुंच चुकी थी वो जंग, तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप का वहां पर किरदार था, उन्होंने दुनिया को बचाया है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर जंग हो जाती है ना सर, तो सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया तबाह नहीं होता है, आधी दुनिया उसमें तबाह हो जाती है, जरा ये समझने की बात है। और दूसरे ऊपर ईरान के लिए अब आसानियां पैदा हो रही हैं, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल भी कहा है, चाइना को मुखातब करके कहा है कि अब चीन ईरान से तेल खरीद सकता है। हम ये समझते हैं कि ईरान से पाबंदी, ये समझ नहीं आती जो सब अमेरिका कौन होता है डिसाइड करने वाला। सर देखे, तुम इससे बात करो, इससे नहीं करो, इससे तो तेल थानेदार वही है ना जी, और कौन थानेदार है? सर तो मौजू यही है ना कि अमेरिका हु इज अमेरिका, कि वो दुनिया के अमन का और जंग का फैसला करे। जब पूरी यूरोपीय ममालिक जितने भी हैं उन्होंने कहा नहीं साड़ा जड़ा थानेदार है वो अमेरिका है, जितने मुस्लिम ममालिक हैं चले फिर हम सलीबी जंगों की एक नई शक्ल बिल्कुल आप कर सकते हो सर, हो तो रही है वो सारी चीजें। मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम बड़ा शॉर्ट है, कि ईरान की प्रॉक्सीज इस जंग के बाद अब कितनी सरगर्म होंगी और किन किन महाजों पर? देखिए इस वक्त ईरान की जो प्रॉक्सीज इस वक्त सरगर्म होंगी, यकीनी तौर पे ईरान इस जंग के बाद, खुसूसन मैं इस जंग के हवाले से बात करूं, देखिए इसके बाद फिर ईरान को बहुत सारी चीज़ों पे यकीनी तौर पे सोचना भी होगा, और ईरान की प्रॉक्सीज भी जाएंगी। सिर्फ एक जुमला में सिर्फ एक जुमला, ईरान को अब सोचना होगा, इंडिया के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कि उसका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। मैं ये कह रहा था कि देखिए ईरान को इस वक्त ना बहुत सारी चीज़ों पे सोचना होगा, लेकिन मैं ख़ासतौर पे जो जिस तरफ बात करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान के हवाले से। देखिए पाकिस्तान एक जगह जब उसके किसी से भी अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं तो हमारी कौम शायद ये सोचना शुरू कर देती कि वो हमसे पूछ के हर काम करेगा। जैसे मिर्ज़ा साहब ने कहा कि जी बेशक अगर अमेरिका नाराज़ भी होता है तो हो जाए, हमें ये करना चाहिए। मेरे नज़दीक पाकिस्तान को अपने मफादात को रखते हुए हर किसी से दोस्ती करनी चाहिए। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो अमेरिका है, चाइना है, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, हमें सबसे पहले मुकद्दम रखने चाहिए अपने मफादात, उसके बाद पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। चाइना हमारा बहुत देरीना दोस्त है, चाइना ने पाकिस्तान का बहुत साथ दिया है ख़ास तौर पे इस जंग में। उसके बाद फिर रशिया के साथ पाकिस्तान को बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। उसके बाद जितने भी अरब ममालिक हैं जो पाकिस्तान के दोस्त भी हैं। लेकिन अभी आपने जो बात की थी ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं गवादर पोर्ट की, तो यकीनी तौर पे गवादर पोर्ट सारी दुनिया का एक मरकजी हिस्सा है, बिल्कुल गेटवे है। पूरा प्रोग्राम करेंगे, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हज़ारों मील का फासला है जो कि कट जाता है जब आपका जहाज गवादर पोर्ट पे लैंड करता है। इससे बहुत हज़ारों मील बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचता है। गहरा समुंदर है, गहरा नीला ठंडे पानी का समुंदर है। उसके बाद
गर्म पानी का समुंदर है, और उसके बाद इसका सबसे ज्यादा जहाज यहाँ पे लंगर अंदाज हो सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं दोबारा आता हूँ, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। मैं जरा शहजाद साहब से एक आखिरी वर्ड्स ले लूँ इस प्रोग्राम के वाले से। शहजाद साहब, वक्ती जंगबंदी हो गई, मामलात कंट्रोल में आ गए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना किरदार जैसा भी है, मनफी है या मस्बत, फिलहाल उसको आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये खामोशी कल कहीं दोबारा खलीजी रियासतों को दोबारा जंग के दहाने पर ऐसा ना ले आए कि तीसरी आलमी जंग छिड़ जाए? इसका मुस्तकिल हल क्या होना चाहिए? इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं है काशिफ साहब। बात यह है कि जब तक हर मुल्क अपने आप को मजबूत नहीं करेगा, जो भी इसके आगे इसराइल के आगे, यहूदी लॉबी के आगे, अमेरिका के आगे, अपने मुआशी लिहाज से जो भी मुल्क कमज़ोर होगा वो लेटेगा और इसी तरह वो इस्तेमाल करेगा। ये आप नहीं कह सकते कि तीसरी आलमी जंग शायद कभी हो ही नहीं, ये होगी। हालात और वाक़यात जो हैं वो तारीख़ भी हमें बताती है। और दूसरी चीज़ मैं कि ये कहूँगा, चौधरी साहब ने बात की कि ईरान के हवाले से कि ईरान के साथ जो है उसने जो मजम्मत नहीं की थी पाकिस्तान के ऊपर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात यह है कि अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान के साथ उसके रवाबित अच्छे नहीं थे, मगर आज हमारी जो अस्करी क़यादत है उनकी वजह से, जो हमारी खारजा पॉलिसी है उसकी वजह से अफ़गानिस्तान अब पाकिस्तान के बहुत करीब आ गया। आप ये देखें कि ईरान भी पाकिस्तान के करीब आया और ईरान की पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के जो हैं वो नारे लगे हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह जो है ये ईरान जो है उसके ताल्लुकात जो हैं वो पाकिस्तान के साथ मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। सही है, बहुत शुक्रिया। मेरे पास यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है जी। चौधरी साहब, सिर्फ एक मैं सिर्फ ऐड करूंगा, देखें, इजराइल को जारियत से उस वक्त तक आप नहीं रोक सकते जब तक आप टेक्नोलॉजी हासिल नहीं करेंगे। इजराइल के पास टेक्नोलॉजी थी, ईरान के पास थी, तो उसने जवाब दिया है। खाली महल बनाने से, बड़ी बड़ी गाड़ियां और तैयारे खरीदने से आप अमन नहीं ला सकते। अमन नहीं ला सकते। यहाँ पे जाते जाते सिर्फ अपने नाज़रीन के लिए दो चार चीज़ें जो है वो सवाल की सूरत में छोड़ता जा रहा हूँ कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच जो मुसावी जवाब जो है आलमी अमन की जानब कदम है, या सिर्फ ताकत की एक और झलक दिखाई दे रही है? इसमें क्या अक़वाम मुत्तहिदा वाकई अपना वजूद खो चुकी है, और क्या डोनाल्ड ट्रंप का सियासी किरदार अमन के पर्दे में एक नई कश्मकश को कहीं जन्म तो नहीं दे रहा? और जब ईरान रिहायशी इलाकों को नज़रअंदाज करके बैनुल अक़वामी हमदर्दी समेटने की कोशिश करता है, तो क्या वो सिर्फ बयानिया बचा रहा होता है या खुद को जंग से बचा रहा होता है? और इन सब के बीच मशक़ वुस्ता में जो सिर्फ बारूद की बू बाकी रह गई है, और अमन शायद अब एक कागजी लफ्ज़ है। अब ये सवाल सिर्फ ये है कि क्या दुनिया एक और बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है, या हम सबको कोई नया रास्ता ढूंढना होगा? दुआ है कि इंसानियत का रास्ता ताकत से ज़्यादा मजबूत हो। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।